अब इन सारी चीजों पे चर्चा करने के बाद एक चीज और बहुत अच्छी हुई अभी पिछले 5-6 सालों में कि 2018 के आसपास करीब 100 सालों के बाद हाथियों ने उड़ीसा और झारखंड बंगाल की तरफ से आने वाले हाथियों ने बांधवगढ़ के जो हैबिटेट है और क्लाइमेट है उसको अच्छा पाते हुए उसको अपना आशियाना बनाया था। और शुरुआत में जब मुझे याद है कि E.K. जोशी वहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उन्होंने उनका कंजर्वेशन भी किया और पहल भी की कि सरकार जो है प्रोजेक्ट हाथी के लिए कुछ पैसा दे। तो पैसा तो आज तक मिला नहीं, उल्टे इतने 12-13 भी हाथी मारे गए। इस दुर्घटना के बाद क्या कदम सरकार ने उठाया, आपको क्या लगा, आपको क्या जानकारी है आपकी बांधवगढ़ के? देखिए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि बाघों की संख्या 150 से अधिक है और उसमें हाथियों ने 2018 से वहाँ का अच्छा जलवायु और जो वहाँ का जंगल स्वस्थ देखा तो उन्होंने स्थायी रहवास बना लिया है। 2018 से मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ में 50 से अधिक एलिफेंट्स हैं और उसके आसपास जो संजय टाइगर रिजर्व है वहाँ भी इस वक्त करीब 22 के करीब जंगली हाथी छत्तीसगढ़ से आ चुके हैं। और शहडोल, उमरिया जो ये जिले हैं अनूपपुर, इनमें भी करीब कुल 20-25 हाथी वहां मूवमेंट कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में 100 के करीब हाथियों की संख्या है और बढ़ रही है। ये पूरा लैंडस्केप बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का है। हाथियों के प्रबंधन की जो समस्या थी वो केवल मध्य प्रदेश में नहीं है, वो छत्तीसगढ़ में भी है, अन्य राज्यों में। केंद्र की असफलता ये रही कि उसने इस पूरे लैंडस्केप में जो विभिन्न राज्य हैं, जो एलिफेंट रेंज राज्य हैं, उनके बीच में बैठक करके उनके बीच में एक ज्वाइंट एक्शन प्लान नहीं बनाया। और बांधवगढ़ में दिक्कत ये आ रही है कि आसपास जो गांव हैं उनमें वो हाथी घुसते हैं शराब के लिए और वो धान के लिए, महुए की शराब उनको बहुत पसंद है। तो उससे मानव और जो इस हाथी का संघर्ष वो बढ़ रहा है। इसके लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट जो पहले भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के पास था, वन मंत्रालय के पास, उसको NTCA के साथ मर्ज कर दिया। अब प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट एक हो गया। लेकिन जो बजट है वो राज्यों को नहीं दिया है, जिसके कारण राज्य जो है वो केंद्र के बजट पे निर्भर है और उसकी उम्मीद में कोई बहुत महत्वपूर्ण जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है इंसान और वाइल्ड लाइफ का, उसको रोकने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जिसका नतीजा है कि अभी 12 के करीब हाथी मरे हैं, कुछ को इन्होंने पकड़ा है और इसके बाद जो संघर्ष हुआ उसमें करीब 3 इंसान भी मरे हैं। तो ये इंसान भी अपनी जान खो रहा है, हाथी भी खो रहा है और कुछ घायल हो रहे हैं। तो इस पर सरकार को वाइल्ड लाइफ के जो ट्रेन्ड अफसर्स हैं वो फील्ड में उतारने पड़ेंगे। देहरादून जो हाथी पर जो भी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रिसर्च करता है उसके एक्सपर्ट्स को बुला के मौके पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हाथियों की संख्या कम नहीं होगी, हाथी मध्य प्रदेश छोड़ेंगे नहीं और वो स्थायी रहेंगे, हाथियों की संख्या बढ़ेगी। तो इस नई चुनौती को निपटने के लिए रणनीति बनानी होगी। नहीं, अभी जब ये हाथी मरे, मतलब हमें तो लगता मारे गए हैं वो, और जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसके हिसाब से ही वो चीजें हुई है, क्योंकि वही कोदो कुटकी खा के वहां के आदिवासी जिंदा है, हाथी मर रहे हैं। और बड़ा सा एक फंगस का एक तर्क देके और उस चीज को दबा दिया गया। लेकिन राज्य सरकार के स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर, राज्य सरकार ने खुद क्या पहल की और केंद्र से क्या मांग की, कुछ आपको जानकारी में है क्या? देखिए, ये आपका प्रश्न सर इस वक्त मेरे ख्याल से दर्शकों को जरूर सुनना और समझना चाहिए, बहुत गंभीर प्रश्न है। हाथियों के विषय पर ये जो संकट हुआ था, जो अभी 12 हाथी मारे गए हैं, तो ये निश्चित तौर पर कोदो कुटकी से मरने के विषय में प्रश्न लोगों के मन में है, क्योंकि कोदो कुटकी सालों से जहाँ जंगल है वहाँ आदिवासी समाज भी रहता है और कोदो कुटकी उनकी एक तरह से पुरानी खानपान भोजन शैली का हिस्सा है। उसमें जहरीला है, उससे कभी लोग मरे हैं या हाथी मरे ऐसा रिकॉर्ड कभी रेफरेंस मिला नहीं है। इवन छत्तीसगढ़ में भी नहीं देखा गया, जहां अधिक हाथी होता है, जहां अधिक संख्या में चावल और कोदो कुटकी होता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार कुछ छुपा रही है और इसका प्रमुख कारण यह है कि अभी बरेली की तो रिपोर्ट सार्वजनिक करी सरकार ने कि जो हाथी के जो बॉडी पार्ट जो भेजे गए थे वहां पे, और उसमें ये पाया गया कि टॉक्सिक था। लेकिन टॉक्सिक
क्या था, टॉक्सिक का सोर्स क्या था, प्लांट्स क्या टॉक्सिक थे, कोदो क्या जहरीला था, उसकी रिपोर्ट अभी तक सरकार ने सार्वजनिक नहीं करी है। सरकार को निश्चित तौर पर हाथियों की उपस्थिति का ये आभास था और यही बात थी कि मोहन यादव जी ने 2024 के फरवरी में कोनो में एक बैठक हुई थी भारत सरकार के साथ, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी मुख्यमंत्री थे और भारत सरकार के थे। उस वक्त ये चीता प्रबंधन के साथ हाथी प्रबंधन पर भी क्वेश्चन उठा था और केंद्र ने कहा था फरवरी 2024 में कि हम टीम भेजेंगे निरीक्षण करने के लिए, लेकिन ऐसी कोई टीम मध्य प्रदेश नहीं आई और जिसने हाथियों के जो चुनौती थी, जो संवेदनशीलता थी, उसका कोई पूर्वानुमान लगाया। यदि ऐसा कुछ हुआ होता तो ये इतनी त्रासदी बड़ी नहीं होती और हम तो आज भी कहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब आप एक बात बताएंगे, आप चूंकि बहुत यहाँ पर जो वन्य प्राणी के जो मुखिया हैं, वन्य प्राणी देखने का जीएन अम्बाड़े, वो 10 साल बाद प्रतिनियुक्ति से आए हैं, केंद्र सरकार में थे, मैंने वो फाइलों का काम कर रहे थे 10 साल से, जंगल का तो काम हो नहीं रहता। वो उन्होंने सबसे पहले कितना हास्यास्पद तर्क किया था कि कीटनाशक से मर गया हूं। अब वो आदिवासी जो जिसके पास में पानी नहीं होगा वो कीटनाशक डाल ही नहीं सकता, क्योंकि कीटनाशक आप जब भी डालते हैं तो उसके ऊपर पानी चाहिए। तो उस आदिवासी के पास में ना कीटनाशक खरीदने का पैसा है, ना पानी का प्रबंधन है। तो ये इस तरह की लॉजिक देने वाले बड़े, वहां के फील्ड डायरेक्टर को हटा दिया आपने, लेकिन बड़े आला स्तर पर कोई कार्रवाई हो रही थी, वो क्यों नहीं हुई? सर आपका ये प्रश्न भी मुझे लगता है कि वन्य प्राणी प्रबंधन की जो कमियां उनको इंगित करता है कि जो कोदो है स्थानीय आदिवासी समुदाय उसको आलसी फसल कहते हैं। वो इतनी आलसी फसल है कि उसको जिस भी जमीन के टुकड़े पे आप लगा दीजिए उसकी कोई केयर नहीं करनी है, ना तो उसमें कोई पेस्टिसाइड डालता है, वो अपने आप पनपता है, मोटा अनाज रहता है। ये प्रधानमंत्री के मिलेट कार्यक्रम के तहत वो लोगों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बनने लगा, पब्लिसिटी हो रही है, उसको लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन वन्य प्राणी प्रबंधन के मुखिया को जो वर्तमान में जो है या जो वन विभाग के मुखिया हैं, उन सबको ये समझने में आखिर असफलता क्यों हुई कि वो पेस्टिसाइड था, क्योंकि ऐसा सबूत तो पेस्टिसाइड का भी नहीं मिला और कोदो में पेस्टिसाइड उपयोग होता भी नहीं है। लेकिन बाकी करीब 11 लैब में जांच कराई गई है और अभी तक केवल 2 लैब की रिपोर्ट आई है। 9 लैब की रिपोर्ट हाथियों के बारे में इस समय खामोश है, छुपाई गई है, वो बाहर आनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात जो फंगस का एक लॉजिक दिया गया बाद में, जो लैब की रिपोर्ट आई है 2, उन्होंने कहा कि फंगस डेवलप हो गया, वो कि जहरीला होता है। लेकिन उस फंगस, जहां तक विज्ञान की समझ मुझे भी है, फंगस जो है नमी होती तब होता है। फंगस बारिश में तो हो सकता है, लेकिन जिस महीने में जो हुआ तब तक तो गर्मी आ चुकी थी, अक्टूबर की गर्मी हो गई, फंगस सब खत्म हो जाते हैं। तो कैसे कैसे दलीलें दे रहे हैं और सरकार सुन रही है और कुछ एक्शन नहीं कर रही है? देखिए यही तो इंतजार है कि फंगस हाथी जैसे बड़े जीव को, जिसके कि स्टमक के 4 कंपार्टमेंट होते हैं, वो करीब 11 हाथी जो थे, क्या उन्होंने एक ही मात्रा में फंगस खाया? इतने बड़ी संख्या में हाथियों को जो भोजन जो चाहिए कई क्विंटल, तो क्या जो फंगस था वो इतनी बड़ी संख्या में था जो जानलेवा साबित हुआ? क्या हाथियों को जो जानलेवा जो मात्रा होती है, क्या उसी संख्या में? ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। और सरकार इस मामले में जो वन विभाग के जो मुखिया हैं, चाहे अपर सचिव, ये लोग बांधवगढ़ के दौरा भी करने, इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं करी है और वन मंत्री भी नहीं जा पाए थे। खैर वो तो चुनाव था, लेकिन राज्य सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले में कुछ छुपा रही है। फंगस कारण नहीं हो सकता है। जी, आपसे आज इन सब मुद्दों पर, मध्य प्रदेश के पर्यावरण, वन्य प्राणी, सारे मुद्दों पर बात हुई। हम चाहेंगे कि इस सिलसिला हम जारी रखें, ताकि हमारे देश के, प्रदेश के, विश्व के जो वन्य प्राणी से, वन्य प्राणियों के प्रति लगाव रखते हैं, उनसे रुचि रखते हैं, उनमें दिलचस्पी रखते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको भी सारी जानकारियां मिलती रहें और उनकी अवेयरनेस के चलते सरकार भी चेते। बस इसी उम्मीद के साथ हम आपसे फिर विदा लेते हैं। नमस्कार।